हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में। और आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई क्लास लेकर के। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं विके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको ये चीज़ पता है कि रिसेंटली अपने जो टॉपिक चल रहा है वो अपने डिस्कस कर रहे हैं प्रीपोजिशंस को लेकर के। इससे पहले अपनी ऑलरेडी 6 क्लासेज हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आज अपनी जो क्लास प्रीपोजिशन को लेकर ही होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। इससे पीछे हमने जो प्रीपोजिशन को कंप्लीट किया है उसमें बात करें तो कुछ शुरुआती जो क्लासेज हुई तो अपने रूल रेगुलेशंस को लेकर के हुई थी, और उसके बाद की जो क्लासेज हुई हैं वो प्रीपोजिशंस को लेकर के हमने कंप्लीट की हैं, जिनमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जैसे बात करें इन या इनटू, उसके बाद में ऑन या ऑन टू, उसके बाद में अपॉन, एट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को हमने प्रीवियस क्लासेज में जान लिया है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद की अगर हम बात करूं तो आज की अपनी क्लास से बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रीपोजिशंस के इस टॉपिक को लेकर के डियर स्टूडेंट्स। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आज क्लास से हम शुरुआत करते हैं तो आज की अपनी क्लास का जो फर्स्ट प्रीपोजिशन रहने वाला है, ये यूँ कहूँ कि आज की क्लास में हम जो सबसे पहले प्रीपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आइए शुरुआत करते हैं अपनी प्रीपोजिशन की और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो प्रीपोजिशन की अगर बात करता हूं तो आज की अपनी प्रीपोजिशन रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो रहेगी आपकी फ्रॉम। आज की अपनी जो प्रीपोजिशन रहने वाली है वो रहेगी डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम। अगर फ्रॉम की बात की जाए तो फ्रॉम आपकी जो प्रीपोजिशन है उसका अगर अर्थ की बात करें तो हो जाएगा बस से अलग या दूर, यानी दूर या अलग के अर्थ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हम डियर स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसकी कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, और उन कंडीशन के थ्रू अगर देखें तो हमें इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग या उसके एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स हम वन बाय वन समझने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें, प्रीपोजिशन फ्रॉम जो है उसका प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं, और उसके अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ इसका हम से अलग या दूर के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में वन बाय वन इसके जो भी कंडीशंस हैं या जो भी टर्म्स हैं या जो भी इसकी अलग अलग रूल्स हैं उनको हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन के इन फ्रॉम प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फ्रॉम की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये बनती है डियर स्टूडेंट्स, और फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि स्थान से संबंधित होने पर, यानी किसी स्थान या क्षेत्र या किसी धरातल से संबंधित होने पर, यूँ कहें कि किसी प्लेस या स्थान से रिलेटेड होने पर हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी किसी स्थान से हमारा रिलेशन है या किसी स्थान से हमारा रिलेशन है, संबंध है, उस स्थान से रिलेटेड या संबंधित होने के अर्थ में भी हम फ्रॉम पोजिशन का प्रीपोजिशन का डियर स्टूडेंट्स प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में किस प्रकार से, आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं कहाँ से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान अपनी जो जगह है, यूँ कहीं कि जो क्षेत्र है, जो स्थान है, उसको अपने आप से रिलेटिव करने के लिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सेकंड जो आपका एग्जांपल है वो ये है कि सी इज़ फ्रॉम सीकर, वह कहाँ से है, वह सीकर से बिलोंग करती है। और फर्स्ट वन था आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ या मैं राजस्थान का निवासी हूँ या राजस्थान का रहने वाला हूँ। और नेक्स्ट है सी इज़ फ्रॉम सीकर, वह सीकर से है या सीकर से बिलोंग करती है। तो स्थान से संबंधित होने पर यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लेस, यानी राजस्थान और सीकर दोनों ही आपके प्लेसेस हैं और दोनों से ही रिलेट कर रहा है आई और सी। तो ध्यान रखें किसी स्थान से संबंधित होने पर भी हम डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आप देखिए, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि स्थान या धरातल से अलग होने के अर्थ में, कोई भी स्थान या फिर कोई भी धरातल है या फिर कोई भी बेस है, और उस बेस या धरातल या आधार से अलग होने के अर्थ में भी डियर स्टूडेंट्स हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं अरुणा इज कमिंग फ्रॉम कनाडा, अरुणा इज कमिंग फ्रॉम कनाडा, अरुणा कहाँ से आ रही है, अरुणा कनाडा से आ रही है। तो आप देख सकते हैं कनाडा से आ रही है, तो कनाडा से आ रही है इसका मतलब क्या है कि कनाडा से वो क्या हो रही है, कनाडा से वो अलग हो रही है, कनाडा से अलग हो रही है, और वो जहाँ जिस डेस्टिनेशन पर जा रही है उसके नज़दीक जा रही है। तो अलग होने के अर्थ में भी ध्यान रखें फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रीपोजिशन अलग होने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, वो ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, जो अपनी है ऑफ।
अलग, इसके अलावा एक अपनी प्रीपोजिशन और है जो अलग होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, वो डियर स्टूडेंट्स ऑफ है, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट नून, मैं स्कूल से दोपहर को लौटता हूँ या दोपहर के समय में मैं स्कूल से लौटता हूँ। तो आप देख सकते हैं आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से अलग होना, स्कूल से लौटते हैं आप, यानी स्कूल से अलग होते हैं। और स्कूल से अलग होने के अर्थ में या यूँ कहूँ कि धरातल से या स्थान से अलग होने के अर्थ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का डियर स्टूडेंट्स प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं समय का प्रारंभिक बिंदु बताना, यानी जो आपका टाइम है, जो समय है, उस समय यानी कोई भी कार्य आपका है वो समय किस समय पर शुरू होता है या किस समय से शुरू होता है, ध्यान रखें। तो उस समय का प्रारंभिक बिंदु बताने के लिए कि कब से कब तक, जैसे मैं कहूँ कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी आपका सुबह से शाम तक, या फिर कोई फिक्स आपको टाइम भी दिया जा सकता है, जैसे 2 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक, या सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। इस प्रकार से अगर आपका प्रारंभिक बिंदु जो है वो ध्यान रखें, उसके लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट टाइम है, जहाँ तक आपका चलने वाला है या आपका कार्य होने वाला है, उसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो थर्ड कंडीशन ये कहती है फ्रॉम के लिए कि समय का प्रारंभिक बिंदु बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप, दिस शॉप ओपन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यह दुकान सुबह से शाम तक खुली रहती है या खुलती है। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मॉर्निंग के साथ में जोड़ दिया गया फ्रॉम, और उसके बाद इवनिंग के सबसे पहले यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स टू का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु यानी समय का प्रारंभिक बिंदु बताने के लिए, ये कहूँ कि समय की शुरुआती बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ पीरियड जो बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं सी वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM to 5 PM, वह यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है। तो आप यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया, ऊपर आपको मॉर्निंग टू इवनिंग दिया था, यहाँ पर आपको कोई टाइम क्लॉक, आपका जो क्लॉक का जो टाइम है वो दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं 9 बजे से 5 बजे तक प्रारंभिक जो टाइम आपका है उसके लिए प्रयोग किया गया टू का, और आगे का जो टाइम है यानी जो टाइमिंग जो एंडिंग आपका जो टाइम है उसके लिए प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट टू का। आप देख सकते हैं आगे अपनी प्रीपोजिशन जब हम टू को पढ़ेंगे तो ये अपनी कंडीशन वहाँ आने वाली है कि समय कि एक निश्चित समय जिसमें हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है अपना तक, कि किस समय तक, और उस किस समय तक यानी तक शब्द के लिए हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने टू प्रीपोजिशन का। ध्यान रखें, शाम से सुबह से शाम तक या फिर 9 से 5 बजे तक, तो ध्यान रखें यूज़ करेंगे टू का। और यहाँ पर बात करें फ्रॉम प्रीपोजिशन की, तो आप देख सकते हैं सी वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM to 5 PM, वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है। उसके बाद में देखें सैन स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम जुलाई, सैन ने जुलाई से पढ़ाना प्रारंभ किया, यानी सैन स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम जुलाई, सैन ने जुलाई से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो समय का प्रारंभिक जो बिंदु है या समय का प्रारंभिक जो बोल सकते हैं इस समय की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम का, और टू का प्रयोग करते हैं एंडिंग के लिए या समय की एंडिंग के लिए, समय की समाप्ति के लिए यूज़ करते हैं टू का, और शुरुआत के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम का। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम, और फ्रॉम की अगर बात करें तो ये यूज़ किया जाता है से अलग या दूर के अर्थ में। सबसे पहले इसकी कंडीशन बढ़ती है स्थान से संबंधित या होने पर, यानी किसी स्थान से किसी पहले से अगर हमारा रिलेशन बताया जाता है या यूँ कहूँ कि बिलोंग टू अगर होता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, और नेक्स्ट दिया है सी इज़ फ्रॉम सीकर, यानी मैं राजस्थान से हूँ या राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और सेकंड एग्जांपल है सी इज़ फ्रॉम सीकर, वह सीकर से बिलोंग करती है, सीकर से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संबंध या रिलेशन बताने के लिए या बोल सकते हैं कि रिलेट होने के लिए भी यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम डियर स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद में देखें सेकंड कंडीशन ये है स्थान या धरातल या बेस या आधार से अलग होने के अर्थ में। ध्यान रखें बेसिकली इसका प्रयोग हम जो करते हैं वो अलग होने के अर्थ में ही करते हैं, और यहाँ पर आपकी कंडीशन ये है कि स्थान या धरातल से अलग होने के अर्थ में। अरुणा इज कमिंग फ्रॉम कनाडा, अरुणा कनाडा से आ रही है, तो देख सकते हैं कनाडा से अलग होने का भाव यहाँ पर निकल रहा है, तो फ्रॉम कनाडा। नेक्स्ट देखें आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट नून, मैं दोपहर को स्कूल से लौटता हूँ, स्कूल से दोपहर को लौटता हूँ, तो स्कूल से अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम स्कूल, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। उसके बाद में देखें थर्ड कंडीशन है
समय का प्रारंभिक बिंदु बताना, कोई भी आपका टाइम ऑफ पीरियड है या टाइम ऑफ पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए प्रारंभिक समय अगर आपको बताना है तो उसके लिए आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपको एंडिंग टाइम बताना है तो वहाँ पर टू का प्रयोग हम करेंगे। दिस शॉप ओपन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यह दुकान सुबह से शाम तक खुलती है। शी वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, वह सुबह 9 से शाम 5 बजे तक यहाँ काम करती है। और लास्ट वन है सेन स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम जुलाई, सेन ने जुलाई से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर प्रारंभिक समय या आप बोल सकते हैं कि समय की बिगिनिंग यहाँ पर बताई गई है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। और एंडिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं टू का। आई होप कि फ्रॉम प्रीपोजिशन को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, आप समझ गए होंगे। और इन तीनों कंडीशन को से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये भी आप समझ सकते हैं और इनको आप रिवाइज करके देख सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। आइए बात करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही कुछ और इम्पोर्टेंट कंडीशंस की, ताकि फ्रॉम प्रीपोजिशन को और हमारे डिटेल में और अच्छे से इन चीज़ों को जान सकें और पहचान सकें। आइए बात करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन से इम्पोर्टेंट कुछ और फैक्ट की या कंडीशंस की। उसके बाद अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स तो फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसी में अगर बात कर रहे हैं और बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 की। और कंडीशन नंबर 4 आपको ये बताती है कि यहाँ पर बात करेंगे उद्गम स्थल या सोर्स बताने के लिए, यानी किसी भी जो भी अपना प्रोडक्ट है या यूँ कहें कि जिसकी भी जहाँ से सोर्स होता है, उसका मेन सोर्स जहाँ से होता है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, उद्गम स्थल यानी सोर्स बताता है। सोर्स बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम का। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में किस प्रकार से सोर्स या उद्गम बताने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। वी गेट लाइट, यानी हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है फ्रॉम द सन, हमें रोशनी कहाँ से मिलती है, हमें रोशनी सन से यानी सूर्य से मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, हमें रोशनी कहाँ से मिलती है, रोशनी हमें सन से मिलती है। उसके बाद में देखें वी गेट वाटर फ्रॉम दिस वेल, हम पानी प्राप्त करते हैं कहाँ से, हम पानी इस कुएं से प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही जो आपके एग्जाम्पल हैं कि हमें सूर्य से रोशनी मिलती है, सूर्य से मिलती है, ध्यान रखें यहाँ पर उद्गम स्थल सोर्स पूछा है कि कौन सी चीज़ में या कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है। तो आप देख सकते हैं सन से, देखिए सन से मिल रहा है, सन से क्या मिल रही है, लाइट। तो सन क्या हो गया, लाइट का सोर्स हो गया, और लाइट का सोर्स होने के साथ साथ यहाँ पर प्रयोग किया गया फ्रॉम का। वैसे देख सकते हैं वाटर, और वाटर के लिए जो सोर्स होता है वो कौन होता है, वेल, यानी पानी कहाँ से मिल रहा है, कुएं से। लाइट कहाँ से मिल रही है, सन से। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही एक दूसरे के बोल सकते हैं। लाइट से आपका जो सन है वो लाइट के लिए सोर्स होता है, और जो वेल होता है, कुआं जो होता है, वो आपका पानी के लिए सोर्स होता है या उसका उद्गम होता है, उसकी उत्पत्ति वहाँ से होती है। इसलिए दोनों ही जो आपके एग्जाम्पल हैं वहाँ पर प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम का। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन देख सकते हैं आप, अवस्था बदलना या चेंज ऑफ फॉर्म, यानी आप देख सकते हैं अवस्था बदलना या चेंज ऑफ फॉर्म, इसे हम बोल सकते हैं कि अवस्था में बदलाव किस प्रकार से होता है। देखिए अवस्था की बदलाव आप 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक आप जिसे नॉर्मली देखेंगे तो एक केमिकल चेंजेज जिसको हम बोलते हैं, और नेक्स्ट आपका होता है फिजिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज में अगर ध्यान रखें तो नॉर्मली केमिकल चेंजेज जो आपके होते हैं जिनको हम रासायनिक परिवर्तन में बोलते हैं, ध्यान रखें केमिकल चेंजेज के लिए हम नॉर्मली फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और ऑफ जो आपका होता है, जो आपका ये जैसे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है, और एक आपका होता है ऑफ प्रीपोजिशन। अब ध्यान रखें फ्रॉम का हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स केमिकल चेंजेज के लिए, जो केमिकल चेंजेज होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन का। और ध्यान रखें केमिकल चेंजेस के लिए फ्रॉम का, और ऑफ जो है उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं फिजिकल चेंजेस के लिए। आप देख सकते हैं जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का, और केमिकल चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम का। तो ये आपका केमिकल चेंजेस रासायनिक परिवर्तन होता है, और फिजिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन, ये आपके साइंस की जो टर्म्स होती हैं। आप देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस के लिए ऑफ और केमिकल चेंजेस के लिए नॉर्मली ध्यान रखें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं आप
बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर से मिल्क बनता है। अब केमिकल चेंजेस का ये आपका इस प्रकार से समझ सकते हो कि आपकी जो प्रोसेस होगी वो सिर्फ एक ही दिशा में जाकर के, एक ही डायरेक्शन में जाकर के कंप्लीट हो जाएगी, जबकि फिजिकल चेंजेस जो प्रोसेस होती है वो दोनों दिशाओं में आपकी बोल सकते हैं कि कंटिन्यू रहने वाली होती है। यानी वो आपकी प्रोसेस कंप्लीट भी होगी, उससे प्रोडक्ट भी बनेगा और उसी प्रोडक्ट से आप वापस जिस मटेरियल से उसे बनाते हो मटेरियल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस में दोनों तरफ प्रोसेस होगी और केमिकल चेंजेस में ध्यान रखिए प्रोसेस एक ही दिशा में जाकर के कंप्लीट हो जाती है, रिटर्न में नहीं लौटती। देख सकते हैं बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर यानी मिल्क से बनता है, दूध से बटर बनता है। अब दूध से बटर बन गया ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए बटर से आप वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये आपका केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है, फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब ग्रेप्स यानी अंगूर से बनाई जाती है, अंगूरों से शराब बनाई जाती है। आप देख सकते हैं तो आप अंगूरों से शराब बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शराब को वापस आप अंगूरों में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप शराब बना तो सकते हैं अंगूरों से, लेकिन फिर शराब को आप वापस बोल सकते हैं कि अंगूरों में चेंज नहीं कर सकते, यानी आपकी प्रोसेस एक दिशा में जाकर कंप्लीट हो गई। केमिकल चेंजेस है, फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें स्टील, उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, यानी स्टील किससे बनता है, स्टील भी आपका आयरन यानी लोहे से बनाया जाता है। तो तीनों ही आपके क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं, तीनों के तीनों केमिकल चेंजेस यहाँ पर दे रखे हैं, इनको हम बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस यानी सीसी। क्या बोलेंगे, सीसी इसको बोलेंगे, केमिकल चेंजेस को बोलने वाले हैं डिस्टेंस। और केमिकल चेंजेस के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का, और फिजिकल चेंजेस के लिए यूज़ करेंगे ऑफ का, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, फ्रॉम प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है अलग या दूर के अर्थ में। यहाँ पर नॉर्मली देखें तो उद्गम स्थल या सोर्स बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखें, वी गेट लाइट फ्रॉम सन, यानी सन जो सोर्स होता है वो लाइट का होता है, इसलिए फ्रॉम का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में वी गेट वाटर फ्रॉम दिस वेल, इस कुएं से में पानी मिलता है। यहाँ पर पानी का जो सोर्स है वह वेल है, कुआं है, इसलिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स दोनों ही एग्जाम्पल में किया गया है। उसके बाद में फिफ्थ और लास्ट वन जो कंडीशन है, फिफ्थ या लास्ट वन जो कंडीशन है फ्रॉम के अंतर्गत, वो है अवस्था बदलना, यानी चेंज ऑफ फॉर्म, यानी किसी पदार्थ की या किसी द्रव्य की या किसी लिक्विड की अवस्था बदल जाना, उसका फॉर्म बदल जाना, ये आपको बताता है फ्रॉम के अंतर्गत। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर जो आपका होता है वो बनता है आपका मिल्क से, लेकिन वापस बटर से आप मिल्क नहीं बना सकते, ध्यान रखें। ये आपका केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है, फ्रॉम आएगा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन जो होती है, शराब जो होती है वो ग्रेप्स से बनती है, ध्यान रखें। ये आपका केमिकल चेंजेस है, फ्रॉम। उसके बाद में देखें स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील का निर्माण होता है, वो स्टील बनता है आपका आयरन यानी लोहे से। ये भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया, क्योंकि आप स्टील से आयरन बना सकते हो, सॉरी आयरन से स्टील बना सकते हो, लेकिन फिर स्टील को आप पिघला करके या स्टील से आप आयरन दोबारा वापस नहीं बना सकते। ध्यान रखें ये केमिकल चेंजेस होते हैं, इनमें फ्रॉम प्रीपोजिशन जो आपकी है उसका हम प्रयोग डिस्टेंस करते हैं। तो आई होप जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपनी 5 कंडीशन थी, इंपॉर्टेंट 5 ही थी, और 5 ही आपके बोल सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है डिस्टेंस। और इसी फ्रॉम प्रीपोजिशन के कुछ 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कंप्लीट होती हैं डिस्टेंस। उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी, आपको ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट कंडीशन की, या यूँ कहूँ कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन की। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके लिए रहने वाली है डिस्टेंस वो होगी फॉर। आप बात करते हैं डिस्टेंस फॉर प्रीपोजिशन का, और फॉर प्रीपोजिशन को लेकर के अब हम चर्चा करते हैं। आइए प्रीपोजिशन फॉर की बात करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक और नई प्रीपोजिशन की, और नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन होने वाली है वो होगी डियर स्टूडेंट्स फॉर। इससे पहले हमने फ्रॉम का प्रयोग समझा है, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर का अगर बात करें तो फॉर प्रीपोजिशन आपकी जो कि उसका अर्थ होता है के लिए अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि फॉर जो है एज ए कंजक्शन जब आपका सेंटेंस में यूज़ होता है तो इसका अर्थ हम क्योंकि भी लेते हैं। ध्यान रखें अगर फॉर एज ए कंजक्शन अगर किसी वाक्य में आता है, यूँ कहूँ कि 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आता है, तो वहाँ पर फॉर का जो अर्थ होता है वो ध्यान रखें क्योंकि भी होता है, लेकिन ध्यान रखिए तब होता है जब इसका प्रयोग हम एज ए कंजक्शन करते हैं। जब इसका प्रयोग एज ए कंजक्शन वर्ड हम करेंगे तब ध्यान रखें फॉर का प्रयोग जो है
उसका अर्थ क्योंकि भी होता है, ध्यान रखें। नॉर्मली इसका जो प्रयोग होता है वो के लिए अर्थ में होता है, ध्यान रखें। इसके साथ साथ कुछ और कंडीशन ये हैं जो फॉर का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करें तो फॉर का प्रयोग करने वाले हैं वो होगा डिस्टेंस समय अवधि। समय अवधि जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बोल दिया, समय अवधि बोल दो, बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं डिस्टेंस समय अवधि या पीरियड टाइम ऑफ पीरियड बताने के लिए। देख सकते हैं जो भी अपने जो भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूस जो आपका टेंस होता है वहाँ पर ध्यान रखें एक आपका टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम होता है नॉर्मली, उसी के लिए हम यूज करते हैं फॉर प्रीपोजिशन का। ध्यान रखें परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है, जो आपका फोर्थ टेंस होता है या लास्ट वाला जो टेंस होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। ध्यान रखें कुछ जिसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं हम, यानी समय का एक लिमिट बोल सकते हैं कि समय का एक क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि उस समय की अवधि के लिए हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए फॉर का किस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा आपके लिए कि सेकंड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर का, इसके साथ साथ मिनट के लिए, आवर्स के लिए, डेज के लिए, इसके साथ साथ वीक्स हैं, सप्ताह के लिए, मंथ्स हैं और ईयर है। और इस प्रकार से अगर आप किसी सेंटेंस में देखते हैं तो ये आपके पीरियड ऑफ टाइम में माने जाते हैं और इन सभी के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखें फॉर का। उसके बाद में आप देखें कोई एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखें 15 ईयर्स दिया है, ध्यान रखें, तो यहाँ पर ईयर्स वर्ड आपको दिया है, ध्यान रखें ये आपका जो है पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा और फॉर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट देखें, सी हैज़ नॉट सीन, ही हैज़ नॉट सीन, उसने तुम्हें नहीं देखा फॉर 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह से उसने तुम्हें नहीं देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने फर्स्ट एग्जांपल में ईयर को देखा है, नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है वो कौन सा है, वीक्स। यानी आप ऊपर जो मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनमें सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डेज हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, वीक्स हैं, इन सभी में से अगर आपको कोई वर्ड आपको मिलता है तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है और वहाँ पर हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। उसके बाद में देखें सेकंड कंडीशन क्या है, मूल्य, प्राइस या क्रय विक्रय दर्शाने के लिए, यानी जो आपका मूल्य होता है किसी वस्तु का या उसे उसकी खरीद बिक्री जो होती है, यानी कितने रुपए में उसको खरीदा जाता है या कितने में उसे बेचा जाता है, उस वस्तु का मूल्य जानने के लिए, ध्यान रखें उस वस्तु का मूल्य जानने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। चाहे मूल्य बताना हो या मूल्य जानना हो, दोनों ही कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से देखिए, आई परचेज दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने ये पेन 5 रुपये में खरीदा। देख सकते हैं आई परचेज दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने इस पेन को 5 रुपये में खरीदा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी प्राइस है वो कितनी है, 5 रुपये, और इस प्राइस के लिए यूज़ किया हमने फॉर का, यानी यहाँ पर जो है प्राइस बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर का। नेक्स्ट देखें, सी बाउट दिस नोटबुक फॉर 40 रुपीज़, उसने यह नोटबुक 40 रुपीज़ एंड 40 रुपये में यह नोटबुक खरीदी। तो यहाँ पर प्राइस बताई जा रही है नोटबुक की 40 रुपये है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखें, दे सोल्ड द स्कूटर, उन्होंने स्कूटर को बेच दिया फॉर Rs 30,000 रुपीज़, यानी उन्होंने जो है अपने स्कूटर को कितने में बेच दिया, अपना स्कूटर जो है उन्होंने 30,000 यानी 30,000 में या 30,000 रुपये में उन्होंने अपने स्कूटर बेच दिया। तो यहाँ पर प्राइस बताने के लिए जो है प्रयोग किया गया है फॉर का, यानी यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि मूल्य यानी प्राइस या क्रय विक्रय कितने में खरीदा गया है, कितने में बेचा गया, ये बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में लास्ट वन कंडीशन देखें, ये आपकी फॉर जो है फॉर को लेकर के लास्ट कंडीशन है, क्या कह रही है, प्रयोजन या पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए कोई चीज़ किस काम में आती है या किस काम में ली जाती है या क्यों काम में या किस प्रकार से वो काम में आती है, तो प्रयोजन या पर्पस बताने के लिए यूज़ करेंगे फॉर का। देखिए किस प्रकार से, वॉट इज़ ए नाइफ यूज फॉर, नाइफ को किस लिए या किस काम में लिया जाता है, वॉट इज़ ए नाइफ यूज फॉर, नाइफ या चाकू को किस काम में लिया जाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखें, ये आपका पर्पस पूछ रहा है, ध्यान रखें ये आपका प्रयोजन पूछ रहा है कि किस काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें, इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी हम
नाइफ का जो प्रयोग करते हैं, चाकू का जो प्रयोग करते हैं, वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को काटने के लिए करते हैं। तो ऊपर पर्पज़ पूछा गया है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया, और नीचे वाले एग्जाम्पल में उसी का आंसर दिया गया है, पर्पज़ बताया गया है। तो पर्पज़ यानी अपना प्रयोजन बताने के लिए और प्रयोजन पूछने के लिए दोनों एग्जाम्पल में प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट्स फॉर का। एक बार दोबारा देखें, अपनी कंडीशन और प्रीपोजिशन की बात करें तो ये आपके अपनी सेकंड कंडीशन है, यही कहूँगी सेकंड प्रीपोजिशन आज की। फर्स्ट वन फ्रॉम थी, सेकंड अपनी फॉर। बात करें फॉर का प्रयोग हम करते हैं के लिए अर्थ में, लेकिन एज ए कंजक्शन अगर यूज होता है तो उसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि। और अगर देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन ये बनती है कि समय अवधि जिसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं बताने के लिए यूज़ करते हैं फॉर का। देख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम किस प्रकार से हम इंडिकेशन देते हैं, सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, आवर्स, डेज का मतलब 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, इस प्रकार से। उसके बाद में मंथ्स, ईयर्स और वीक, इन सभी के लिए यूज़ करेंगे। ध्यान रखें फ्रॉम फॉर प्रीपोजिशन का ये सभी पीरियड ऑफ टाइम माने जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ईयर शब्द दे दिया, इसलिए आपका बोल सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा, फॉर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ नॉट सीन यू फॉर 2 वीक्स, उसने तुम्हें 2 सप्ताह से नहीं देखा। वीक शब्द दिया है, सप्ताह शब्द दिया है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेकंड कंडीशन ये है मूल्य, प्राइस या क्रय विक्रय दर्शाने के लिए, यानी किसी वस्तु को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, उसकी प्राइस क्या है या कितनी प्राइस है या कितने में बेचा गया, कितने में खरीदा गया, ये बताने के लिए यूज़ करते हैं फॉर का। आई परचेज दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने इस पेन को 5 रुपये में खरीदा। प्राइस कितनी है? 5 रुपये, तो यूज़ कर दिया गया फॉर का। फिर उसके बाद में सी बाउट दिस नोटबुक फॉर 40 रुपीज़, उसने ये नोटबुक 40 रुपये में खरीदी, तो 40 रुपये नोटबुक की प्राइस है और मूल्य बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में दे सोल्ड द स्कूटर फॉर 30,000, दे सोल्ड द स्कूटर फॉर RS 30,000, उन्होंने स्कूटर को 30,000 रुपये में बेच दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राइस बताने के लिए या प्राइस जानने के लिए यूज किया गया है फॉर प्रीपोजिशन का। उसके बाद में देखिए लास्ट कंडीशन है प्रयोजन या पर्पज या उद्देश्य बताने के लिए, कि किसी वस्तु को किस काम में लिया जाता है या किस काम में लिया जाएगा, क्या या आंसर में पूछें तो ये वस्तु इस काम में ली जाएगी। प्रयोजन बताने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से, व्हाट इज ए नाइफ यूज फॉर, चाकू किस काम में आता है या चाकू किस काम में लेते हैं, प्रयोजन पूछा गया है इसलिए फॉर का प्रयोग कर दिया गया। और नीचे देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसका प्रयोग क्यों, ऊपर का एग्जाम्पल कर रहा है कि नाइफ का प्रयोग क्यों करते हैं या किस लिए करते हैं, प्रयोजन पूछा है। और सेकंड एग्जाम्पल में उसका प्रयोजन बताया है कि चाकू का प्रयोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काटने के लिए करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स फॉर जो आपके प्रीपोजिशन है उसको लेकर के 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन समय अवधि बताने के लिए, दूसरी मूल्य या प्राइस बताने के लिए, थर्ड प्रयोजन या पर्पज बताने के लिए। तीनों ही कंडीशन डियर स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे तीनों ही कंडीशन को कि किस प्रकार से ये आपके यूज़ की जाती है किसी सेंटेंस में। आइए उसके बाद में बात करते हैं एक और कंडीशन की, एक और प्रीपोजिशन की। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके लिए होने वाली है वो होगी डियर स्टूडेंट्स अलोंग। नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन होने वाली है अलोंग। आइए बात करते हैं प्रीपोजिशन अलोंग की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक और नई प्रीपोजिशन की। और अब प्रीपोजिशन होने वाली है डियर स्टूडेंट्स अपनी, वो होगी अलोंग। अलोंग प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो सिमिलरली यूज़ करती है आपकी, यूँ कहेगी इसका सिमिलरली जो प्रयोग होता है वो कुछ जनरली नॉर्मली देखा जाए तो हमें अक्रॉस के थ्रू इसको मान सकते हैं, यानी अक्रॉस प्रीपोजिशन जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ एक सिमिलरली उसका ये आपका मीनिंग निकलता है। क्योंकि अक्रॉस जो आपकी प्रीपोजिशन है उसको हम मानते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर कोई चीज़ का फैलाव होता है या वो वहाँ तक उसका क्राइटेरिया होता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं अक्रॉस का। लेकिन यहाँ पर अलोंग की बात करें तो अलोंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होगी बल्कि किनारे किनारे होगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किनारे किनारे या सहारे सहारे के अर्थ में हम यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स अलोंग का। देखिए फर्स्ट इसकी कंडीशन यही बनती है अलोंग में कि अलोंग जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग हम किनारे किनारे या सहारे के अर्थ में करते हैं, लंबाई के सहारे।
जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई स्ट्रीट है या फिर आपकी कोई रोड है या फिर लंबाई में जैसे आपका कोई फील्ड है, तो उसके किनारे किनारे यानी उसके बोल सकते हैं कि दोनों किनारों की तरफ या उसके लेंथ के हिसाब से, उसकी लंबाई के हिसाब से किनारों किनारों पर अगर किसी प्रकार की वॉकिंग होती है या फिर ट्रीज़ लगे हुए हैं या फिर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, तो इस प्रकार का अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ पर ध्यान रखें अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जिसका अर्थ हम यहाँ पर माने तो बोल सकते हैं कि किनारे या सहारे के या लंबाई के सहारे के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सुमन वुड वॉक अलोंग द रिवर। देखिए सुमन वॉक करती है या करेगी अलोंग द रिवर। देखिए रिवर के सहारे सहारे, अब रिवर के अंदर तो नहीं जाएगी वॉकिंग करने के लिए, रिवर के किनारे किनारे यानी रिवर के सहारे सहारे किनारे किनारे वो वॉकिंग करेगी। तो यहाँ पर किनारे या सहारे की बात हुई है, अलोंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, ऑल द बॉयज रेन अलोंग द रोड। सभी बच्चे रोड के किनारे किनारे दौड़े। ध्यान रखें रोड के ऊपर नहीं, रोड के सहारे या रोड के किनारे किनारे सभी बच्चों ने दौड़ लगाई। अलोंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखें किनारे या सहारे के अर्थ में। नेक्स्ट देखें, देयर आर मेनी लाइट्स अलोंग द स्ट्रीट, यानी गली के किनारे किनारे, ये कहूँगा कि गली के दोनों सिरों की तरफ देख सकते हैं एंड तक क्या है, एंड तक आपकी कुछ स्ट्रीट या लाइट्स कुछ लगी हुई है। देयर आर मेनी लाइट्स अलोंग द स्ट्रीट, गली में या गली के किनारे किनारे लंबाई के सारे सारे कुछ स्ट्रीट लाइट्स हैं, देख सकते हैं अलोंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें लास्ट वन है, देयर आर मेनी ट्रीज अलोंग द रोड। रोड के सहारे सारे या रोड के किनारे किनारे बहुत सारे या कई पेड़ हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से अलोंग या किनारे किनारे के सहारे, किनारे किनारे के अर्थ में या लंबाई के सहारे के अर्थ में हम अलोंग का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि के साथ, यानी साथ के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें अलोंग का प्रयोग हम साथ के अर्थ में, यानी जहाँ पर हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं, विद प्रीपोजिशन जहाँ पर आती है वहाँ पर भी हम अलोंग का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रखें अगर अलोंग का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ के अर्थ में अलोंग का प्रयोग अकेले नहीं होगा, ध्यान रखें अलोंग के साथ में आपको प्रयोग करना पड़ेगा विद का, तभी जाकर इसका अर्थ सूटेबल बैठ पाएगा के साथ अर्थ में। जैसे फादर पिता के साथ, अंकल के साथ, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, ध्यान रखें के साथ अर्थ में हम अकेले अलोंग को प्रयोग नहीं करेंगे, अलोंग के साथ में यूज़ किया जाएगा विद का, यानी अलोंग विद हम यूज़ करेंगे, ध्यान रखें। तो देख सकते हैं आप के साथ अर्थ में देखिए एग्जाम्पल, अरम विल गो अलोंग विथ हिज फादर। अरम जाएगा अलोंग विथ हिज फादर, अरम अपने फादर के साथ, पिता के साथ जाएगा। तो आप देख सकते हैं के साथ के अर्थ में अलोंग विथ का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं अलोंग का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। उसके बाद में देखें सी केम हियर, वह यहाँ आई अलोंग विथ हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ या अपने ब्रदर के साथ यहाँ आई। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीपोजिशन अलोंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अलोंग की बात करें तो ये सारे सारे या किनारे किनारे के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं और यही आपकी फर्स्ट कंडीशन है। देखिए एग्जांपल, सुमन वुड वॉक अलोंग द रोड। सुमन रोड के किनारे किनारे, यही कहूँ कि नदी के किनारे किनारे वॉकिंग करेगी या वॉक करेगी। तो सिर्फ किनारे या सारे किनारे की बात हुई है या सारे की बात हुई है, तो देख सकते हैं अलोंग का प्रयोग किया गया है। ऑल द बॉयज रेन अलोंग द रोड, सभी बच्चों ने रोड के किनारे या रोड के सहारे दौड़ लगाई। तो आप देख सकते हैं किनारे की बात हो रही है अलोंग। देयर आर मेनी लाइट्स अलोंग द स्ट्रीट, गली में या गली के सहारे या गली के किनारे किनारे बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो अलोंग का प्रयोग है। ध्यान रखें यहाँ पर बात मिडल की नहीं हो रही, बात बीच की नहीं हो रही, बात हो रही है किनारे किनारे की या छोर की, एज की बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट देखें, देयर आर मेनी ट्रीज अलोंग द रोड, रोड के सारे सारे बहुत सारे पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार से सहारे या किनारे किनारे के अर्थ में अलोंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है, यही कहूँ कि लास्ट कंडीशन है अलोंग की, वो है के साथ अर्थ में, यानी साथ के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अलोंग का। लेकिन इतना ध्यान रखें अलोंग अकेला नहीं आएगा, साथ के अर्थ में अलोंग के साथ विद भी आएगा। देखिए अरम विल गो अलोंग विथ हिज फादर, अरम अपने फादर के साथ जाएगा या अपने पिता के साथ जाएगा। तो साथ के अर्थ में अलोंग के साथ विद है, अलोंग अपनी प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है सिर्फ अलोंग को। नेक्स्ट देखें, सी केम हियर, वह यहाँ आई अलोंग विथ हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ यहाँ पर आई। तो ये अपने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दोनों ही अलोंग को लेकर के हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप जो इंपॉर्टेंट हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं या जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आपके समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स एक और प्रीपोजिशन का हम जिक्र करते हैं और वो प्रीपोजिशन होगी अपनी, वो होने वाली है डियर स्टूडेंट्स अक्रॉस।
भाई ये अपनी अक्रॉस प्रीपोजिशन को लेकर के बात करते हैं, जानते हैं उसकी कंडीशंस और जानते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आइए प्रीपोजिशन अक्रॉस। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक और अपनी प्रीपोजिशन की, एक और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, और वो रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स अक्रॉस। अक्रॉस का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अक्रॉस का अगर अर्थ की बात करें तो इसका अगर वन वर्ड अगर बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा आर पार। यानी इसका अर्थ जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आर पार के अर्थ में। देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम बात करें, अगर हम इसको अगर कोई रोड मान लेते हैं या इसको सड़क मान लेते हैं या फिर मान लीजिए कोई रिवर मान लेते हैं, तो देखिए किस प्रकार से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अगर इसके किनारे किनारे इस प्रकार से अगर किनारे किनारे चलेंगे, ध्यान रखें किनारे किनारे चलते हैं तो ये कंडीशन बनती है डियर स्टूडेंट्स अलोंग की, ये बनती है अलोंग की। लेकिन अगर हम इसको आर पार करते हैं, देखिए किस प्रकार से, अगर हम इसको इस प्रकार से पार करते हैं, इस प्रकार से लेंथ को ध्यान रखते हुए, ध्यान रखें इसको विड्थ को, देखिए ये लेंथ को पार करेंगे, ये किनारे किनारे लेंथ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब अलोंग आएगा। लेकिन अगर इसको बीचों बीच या यूँ कहूँ कि इसकी विड्थ को, ये चौड़ाई को अगर हम पार करेंगे, तो चौड़ाई को पार करेंगे तो अपने ध्यान रखें अपनी जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी अक्रॉस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर हम इसकी लेंथ को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखिए अलोंग आएगा, और इसकी चौड़ाई यानी विड्थ को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर आएगा अक्रॉस। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये इसका एक फॉर्मूला हो सकता है। अब देखें अक्रॉस जो आपका वर्ड है इसका अर्थ में हम लेने वाले आर पार, यानी आर पार के अर्थ में इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, और आपके आर पार आपकी रिवर भी हो सकती है, आपकी रोड भी हो सकती है। इसके देखिए एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ाई के अर्थ में, चौड़ाई मतलब विड्थ के अर्थ में या विड्थ के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे चौड़ाई के अर्थ में। तो एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ाई के अर्थ में पार जाना, यानी यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है इस अर्थ में एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ आर पार हो जाना, इसका प्रयोग करेंगे तब आपका जो है यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन आएगी। इस प्रकार से एग्जांपल देखें, ही स्विम अक्रॉस द रिवर, उसने स्विम यानी उसमें तैर गया या उसने तैर कर चला गया अक्रॉस द रिवर, यानी उसने नदी को पार कैसे किया, उसने नदी को उसकी चौड़ाई के हिसाब से जो है तैर करके पार कर लिया। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें, ही रेन अक्रॉस द रोड, वे दौड़े, उन्होंने दौड़ लगाई लेकिन अक्रॉस द रोड, ये आप किस प्रकार से, ये जो आपके अगर इसको रोड मान लेते हैं तो उन्होंने दौड़ लगाई इस प्रकार से, ये आपकी चौड़ाई के हिसाब से उन्होंने दौड़ लगाई। देख सकते हैं ये आपका अक्रॉस द रोड आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही स्विम अक्रॉस द रोड, उसने तैर कर चला गया, तैर कर निकल गया अक्रॉस द रोड, यानी उसने अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर रिवर नदी को उसने पार किया लेकिन एक चौड़ाई के हिसाब से उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर लिया तैर कर। नेक्स्ट है कि दे रेन अक्रॉस द रोड, उन्होंने रोड को पार किया लेकिन किस हिसाब से किया, उन्होंने उसकी चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए, यूँ कहूँ कि उसकी विड्थ को ध्यान में रखते हुए उसको दौड़ते हुए पार किया अक्रॉस। क्योंकि अगर ये लेंथ के हिसाब से पार करते तो अलोंग आता, ये हमने ऑलरेडी जान लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है उस तरफ या उस पार, यानी एक छोर से दूसरे छोर के पार, उस तरफ या उस पार, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, देयर इज ए ह्यूज ट्री अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के उस पार, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा उस पार या उस किनारे, उस तरफ, उस पार या उस किनारे। देयर इज ए ह्यूज ट्री अक्रॉस द रिवर, नदी के उस तरफ या नदी के उस किनारे या नदी के उस पार क्या है, एक पेड़ या बड़ा सा पेड़ है। उसके बाद में देखिए द कॉलेज वाज अक्रॉस द रोड, कॉलेज कहाँ थी, कॉलेज रोड के उस तरफ थी या रोड के दूसरे की तरफ थी या रोड के दूसरे किनारे की तरफ थी। उसके बाद में देखिए लास्ट, द हॉस्पिटल इज अक्रॉस द मेन रोड, हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल मेन रोड के उस तरफ है या मेन रोड के उस पार है। आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देखिए, अपनी जो कंडीशन है ये की जो प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ अगर देखें तो आर पार जाना। आप मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर हम लंबाई के हिसाब से, अगर हम किसी लेंथ को यूँ कहूँ कि किसी बेस को क्रॉस करते हैं लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से तो अलोंग आएगा, और उसकी चौड़ाई के हिसाब से उसको पार करते हैं यानी उसकी विड्थ के हिसाब से पार करते हैं तो अक्रॉस आएगा। ये इसमें डिफरेंस है। इससे ज़्यादा हम इसको क्लैरिफाई और डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबी क्लास ज़्यादा हो जाएगी डिटेल्स, तो इन शॉर्ट आप समझिए इसको। उसके बाद में देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ाई पार करना, यानी अभी मैंने बताया कि विड्थ को पार करते हो अगर आप पार करते हैं या क्रॉस करते हैं तो
अक्रॉस आएगा। देखें, ही स्विम अक्रॉस द रिवर, उसने नदी को चौड़ाई के हिसाब से या यूँ कहूँ कि एक छोर से दूसरे छोर तक तैर करके पार कर लिया। दूसरा है देर रेन अक्रॉस द रोड, वे रोड को लेंथ के विड्थ के हिसाब से यूँ कहूँ कि एक छोर से दूसरे छोर तक पार किया, लेकिन दौड़ते हुए पार किया। और उसके बाद में है दूसरी कंडीशन, वो या यूँ कहूँगी सेकंड कंडीशन आपकी है, वो है उस तरफ या उस पार या उस किनारे के अर्थ में। देयर इज ए ह्यूज ट्री अक्रॉस द रिवर, नदी के उस तरफ एक बड़ा सा पेड़ है। द कॉलेज वाज अक्रॉस द रोड, कॉलेज रोड के उस तरफ या उस किनारे या उस पार है। द हॉस्पिटल इज अक्रॉस द मेन रोड, हॉस्पिटल मेन रोड के उस तरफ या उस किनारे है या उस पार है। आई होप डियर स्टूडेंट्स अक्रॉस प्रीपोजिशन को लेकर के इंपॉर्टेंट अपने फैक्ट हैं। इससे पहले आपने अलोंग को जाना है, उससे पहले फॉर को जाना है, और फर्स्ट वन अपनी थी फ्रॉम। आज हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को जाना है डियर स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 जाना है, उन सभी के कंडीशंस को समझाए, उनके एग्जांपल्स को समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। आइए अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड ऑफ द क्लास अपनी इंपॉर्टेंट वोकेब की। और आज अपनी वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे, वो रहने वाले डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन रहेगा आपका फॉरगिव, इसका अर्थ होता है माफ़ कर देना या भूल जाना। और नेक्स्ट कंडीशन ये रहेगी आपकी, वो रहेगी यही कहूँगी नेक्स्ट जो आपका वोकेब का वर्ड रहेगा वो रहेगा फॉर्मिडेबल। और फॉर्मिडेबल होता है डियर स्टूडेंट्स अनुपम, श्रेष्ठ या महान। आइए बात करते हैं दोनों ही वोकेब के इम्पोर्टेंट वर्ड की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपनी वोकेब की। और जैसा कि हर क्लास में हम बात करते हैं, आज की अपनी वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन की अगर बात करूं तो वो होने वाला है डियर स्टूडेंट्स आपका फॉरगिव। फॉरगिव आपका फर्स्ट वर्ड होगा और सेकंड वन होगा आपका फॉर्मिडेबल। दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। फर्स्ट वन की बात करूँ फॉरगिव, जिसका अर्थ होता है अक्षमा करना या माफ़ करना। फॉरगिव का अर्थ होता है अक्षमा करना या माफ़ करना। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एक्सक्यूज, उसके बाद में हो जाएगा पार्डन, एब्सोल्व, एब्सोल्व के बाद में दिया है कैंडन, कैंडन के बाद में दिया है एक्विट, कैंडन के बाद में दिया है एक्विट। उसके बाद में इसके एंटोनिम दे रखे हैं, एंटोनिम में दिया है ब्लेम, सेंसर, और लास्ट में दिया है चार्ज। उसके बाद में देखें नेक्स्ट वर्ड आपका है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल में अगर बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा महान, उसके बाद में प्रभावशाली, प्रबल और भयंकर। फॉर्मिडेबल जो आपका वर्ड है उसके सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम का अर्थ हो जाएगा, सिनोनिम की बात करें तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है हो जाएगा अवेसम। अवेसम के बाद में आपका इसका सिनोनिम जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा डिस्टेंस ग्रेट। उसके बाद में दे रखा है इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव के बाद में दिया है माइटी, और उसके बाद में दिया है टेरिफिक, टेरिफिक के बाद में दिया है आपको पावरफुल, और लास्ट में दिया है ट्रेमेंडियस। उसके बाद में अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम्स में फॉर्मिडेबल के जो एंटोनिम वो हैं अपेलिंग, अपेलिंग के बाद में दिया है ड्रेडफुल, उसके बाद में फियरफुल, उसके बाद में टेरिबल, और उसके बाद में दे रखा आपको सेकंड लास्ट दिया आपको फ्राइटफुल, और लास्ट दिया आपको इंटिमिडेटिंग। एक बार दोबारा देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन आपका वर्ड है फॉरगिव, अर्थ होता है माफ़ करना, एक्समा करना। सिनोनिम देखें एक्सक्यूज, पार्डन, एब्सोल्व, कंडेन और एक्विट। एंटोनिम की बात करें ब्लेम, सेंसर और चार्ज। उसके बाद में फॉर्मिडेबल आपका नेक्स्ट वर्ड है, इसका अर्थ होता है महान, प्रभावशाली, प्रबल और भयंकर। और सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में इसके हो जाएंगे अवेसम, ग्रेट, इम्प्रेसिव, माइटी, ट्रेफिक। टेरिफिक के बाद में हो जाएगा आपका, टेरिफिक के बाद में पावरफुल और ट्रेमेंडियस। एंटोनिम की बात की जाए अपेलिंग, उसके बाद में ड्रेडफुल दे रखा है, फियरफुल है, उसके बाद में टेरिबल है, उसके बाद में फ्राइटफुल है, और लास्ट वन है डिस्टेंस ट्रेमेंडियस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके, और इंपॉर्टेंट वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट आज की क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास के इंपॉर्टेंट जो वोकेब वो पसंद आई होगी। आज की क्लास की इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो आपने जिक्र किया है वो पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसी आपका सहयोग और आपका प्रेम, आपका कोऑपरेशन हमारे साथ यूँ ही बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, उसमें जानने को मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे, और ज़्यादा आपका प्यार और मान सम्मान मिलेगा, ताकि पूरी ऊर्जा के साथ हम अपनी पूरी कोशिश करें आपको हर प्रकार से सेटिस्फाइड करने की, जहाँ तक अपनी इंग्लिश ग्रामर की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स आज क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ।